हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर की जो है टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो चलिए हम लोग जो है समय को न गंवाते हुए टेस्ट सीरीज़ को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को जो है वो देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, आज की जो टेस्ट सीरीज है ये साइंस की है। इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री के 140 क्वेश्चंस, मतलब 140 ऐसे करके 4-5 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आज जो है इसमें मोस्टली साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है और ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। दोनों बात जो कही गई वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका जो है हम लोग इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। और जो वायु है, वायु में ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है और बढ़ने पर बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। और गैसों में जो है उसका घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है और इसी कारण आर्द्र मौसम में दूर तक जाती है और शुष्क मौसम में कम दूर तक ध्वनि जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है इंद्रधनुष जो है वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो दूसरा कथन कह रहा है कि इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है। तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो बताना है इसमें से कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। तो इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्षा विक्षेपण कर दिया जाता है तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभाव से बनता है। सुबह जो है इंद्रधनुष पश्चिम की दिशा में, किस दिशा में, तो पश्चिम की दिशा में, तथा शाम को पूर्व की दिशा में दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो कैसा होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, ठीक है। तो तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। वोल्टीय सेल, लेकलेंच सेल, डेनियल सेल, निकल लौह सेल। तो इसका जो है 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 इसमें जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो डेनियल सेल और लेकलेंच सेल, वोल्टीय सेल, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती नहीं होती है, जिससे सेल अनरिचार्जेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। इसमें कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कथन क्या क्या है। प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो बताना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो प्रत्येक रेखा एक बंद और निरंतर वक्र होती है, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। वे चुंबकीय कंपास सुई को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है।
तो हमें सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो सत्य है। ठीक है। फ्यूज ऐसे तार से निर्मित होता है जिसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। ठीक है, तो जिसका गलनांक बहुत कम होता है, फ्यूज ऐसे तार से निर्मित होता है जिससे अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिपथ के टूटने से धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। अच्छा फ्यूज तार टीन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज तार जो है वो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेसर किरणों का उपयोग होता है। तो इसमें जो लेसर किरणों का उपयोग होता है उपयुक्त सभी में, यानी कि आंकड़ों के संग्रहण में, होलोग्राफी में, प्रतिरक्षा में, तीनों में जो है वो लेसर किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर है ये भी हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, यानी वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर और पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तीनों पर जो है वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे यौगिक दिए गए हैं, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है ये उर्वरक बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज जो है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज है ये फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। इसका जो यूज है फोटोग्राफी हो जाएगा। और फेरिक ऑक्साइड का जो यूज है ये रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रंजक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र, एक्यूमुनेटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। तो इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो है एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, यहाँ पे ले है। एक्यूमुलेटर विद्युत धारा यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र है, लेकिन ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है ये। और जो अमीटर होता है, अमीटर क्या करता है, वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो विद्युत धारा को जो हो जाएगा तो ये अमीटर हो जाएगा। ठीक है, अमीटर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सुमेलित हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11th नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है बताना है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। इसमें जो डी है, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये जो है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का उदाहरण है। बाकी जो दिए गए हैं ये तीनों, ये जो हैं ये सभी के जो है सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ कथन दिया गया है, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित हो जाती हैं। कारण दिया गया है, विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर
कोई अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, कोई अर्धचालक एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, ताप घटाने पर अर्धचालकों की चालकता में कमी आने लगती है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर यह एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। तो जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण है वो है कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर। क्रोनोमीटर जो है, क्रोनोमीटर ये पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। और कार्बोरेटर जो है अभी देखे हैं, अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। और डिपर्सिकल जो है, डीप सर्किल, ये जो है नति कोण को मापने वाला यंत्र है। और कम्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा एवं AC को DC में बदलने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ भौतिक राशि और एक तरफ मात्रक दिया गया है। तो ताप का मात्रक यहाँ पे लिखा है केल्विन, विद्युत धारा का वोल्ट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और समतल कोण का रेडियन। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो इसमें से जो बी दिया गया है विद्युत धारा का वोल्ट, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर अगर होता तो ये सुमेलित होता। बाकी और भी देख लेते हैं हम लोग कुछ मात्रक, जैसे कि लंबाई का मीटर, समय का मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है मोल होता है। और ये जो 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं यहाँ पे जो दी गई हैं 4 और हमने बताया 3। और समतल कोण और घन कोण जो है वो पूरक राशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर का। इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, और भार अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार तो बदल जाएगा, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा। इसका कारण जो है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना है, जिससे वस्तु के भार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है। उसका जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से उत्पन्न होती है, और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं और नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो कारण हो सकता है, नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जो दूरदृष्टि दोष है इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि जो नेत्र है नेत्र में लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति हो जाती है तथा नेत्र गोलक अत्यंत छोटा हो जाता है, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन नहीं है। तो वाष्पन को जो प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन नहीं है ये बताना है हमको यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। तो क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें कि ताप हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर्द्रता तथा पवन वेग। वस्तु का द्रव्यमान वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए 20 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि
स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जबकि ध्वनि के अनुनाद के सिद्धांत पर जो है रेडियो काम करता है। रेडियो, मंदिर की घंटी बजना, ये सब जो है ध्वनि के अनुनाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है? तो ये हो जाएगा केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। ठीक है, केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है इसी को क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है इसी को केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। आगे है अगला क्वेश्चन 23, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ठीक है, और यह मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे है अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित माध्यमों में किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है कि किसमें जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। तो ये हो जाएगा पारा में जो है वो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। और फ्रेंड्स, अगर ध्वनि के बारे में हम लोग अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा जानें तो ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, परंतु निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड, पारा में जो है वो 1450 मीटर प्रति सेकंड तथा अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पारा में होती है। ठीक है, और उपयुक्त सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25, निम्नलिखित किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे कम है? तो जिसकी वेदन क्षमता सबसे कम है ये है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण सबसे कम वेदन क्षमता रखती है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। तो उपयुक्त सभी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये जितनी भी किरणें दी गई हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इन किरणों में सर्वाधिक वेदन क्षमता एक्सरे का है सर्वाधिक वेदन क्षमता। ठीक है, जबकि सबसे कम वेदन क्षमता अवरक्त विकिरण की है, क्योंकि एक्सरे की तरंग दैर्ध्य छोटी एवं अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है। आगे है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। उपयुक्त सभी पर, यानी चालक की लंबाई व तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ पर, यानी तीनों जो दिए गए हैं उन सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में जो है रदरफोर्ड को जाना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने ही नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने ही बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, जबकि नील बोर हैं इन्होंने क्या बताया था? रदरफोर्ड मॉडल का ही संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। और जे थॉमसन ने ही पहली बार परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो हमें सही बताना है कि कौन सा सुमेलित है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र, स्पीडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण,
एनीमोमीटर जहाज़ों का समय मापन, वाट मीटर वायु की दिशा में परिवर्तन मापन यंत्र। तो इसमें सही सुमेलित बताना है तो ये हो जाएगा ए, टैकोमीटर। टैकोमीटर से जो है वायुयान की गति मापी जाती है। बाकी जो है अन्य उसको भी देख लेते हैं। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति मापने का यंत्र है स्पीडोमीटर। और एनीमोमीटर जो है वो वायु के वेग के बल का मापन करता है। और वाट मीटर जो है विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र है। आगे देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है जल का क्वथनांक घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक घटता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल के क्वथनांक में कमी आती है, अर्थात घटता जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। किसके कारण ऐसा होता है, तो वायुदाब जो है वो घटता जाता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। यही कारण है अगर ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ों पर खाना पकाया जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा देर से पकते हैं। इसका मुख्य कारण क्वथनांक में कमी होना है। ठीक है, कमी का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। इसमें कह रहा है कि अपवर्तनांक में कथन है, अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। कारण इसका बता रहा है वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। तो बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्बों में जो है नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन भरी जाती है। ठीक है, विद्युत बल्बों में जो है नाइट्रोजन के साथ अक्रिय गैस है, जो ये आर्गन है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस ऑर्गन का मिश्रण भरा जाता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो हाइड्रोजन, बायोगैस, सीएनजी, कोयला, इनमें से जो ऊष्मीय मान जिसका सर्वाधिक होता है ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, लगभग 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रदूषण रहित होता है ये। यही कारण हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है। तो इसका जो कलर है ये काला होता है। ठीक है, काला होता है। और घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त जीवित या विद्युन्मय तार और जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर जो होता है ये लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का, और भू तार जो होता है अर्थ वायर ये हरे रंग का होता है। अर्थ वायर जो होता है वो हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाए जाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी विद्युत चालकता पर जो है उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी जो विद्युत चालकता है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 35। समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अम्ल के संबंध में क्या असत्य है। तो यहाँ में असत्य बताना है। अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल भस्म और क्षार यानी बेस से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसमें हमको असत्य बताना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अम्ल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है 1-2 आ ही जाते हैं। तो अम्ल जो है ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं तथा जिन्हें आंशिक या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। बाकी जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में। दूसरा है कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में। तीसरा है साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, इस जो साइट्रिक अम्ल दिया है ये सुमेलित नहीं है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में और कपड़ा उद्योग में किया जाता है, जबकि बेंजोइक अम्ल जो है उसका उपयोग दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो दवा एवं खाद्य पदार्थों के का जो संरक्षण है वो बेंजोइक अम्ल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है बताना है। दूध, नदी का गंदा जल, रक्त, स्याही। इसका आंसर हो जाएगा नदी का गंदा जल जो है वो कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड जो है वो दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है और यह जो है स्थायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का जो उपयोग है वो विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। और जो एथिलीन है इसका उपयोग पॉलीथीन, मस्टर्ड गैस और निश्चेतक के रूप में किया जाता है, एथिलीन का उपयोग। ठीक है, और एसिटिलीन का जो प्रयोग है ये धातुओं को काटने, जोड़ने में और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल का उपयोग जहरीली शराब बनाने में किया जाता है, जो काफ़ी न्यूज में भी रहता है। और इसका प्रयोग कृत्रिम रंग बनाने तथा वार्निश आदि करने के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अपमार्जक डिटर्जेंट्स के संबंध में क्या असत्य है, असत्य बताना है। यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा है इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ये गलत है। ठीक है, तो अपमार्जक जो है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। साबुन के निर्माण के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। बाकी जो अपमार्जक के संबंध में है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो बैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो नहीं पाया जाता है ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। बाकी कॉपर, जिंक और निकिल ये तीनों जो है पाए जाते हैं। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल पाया जाता है। इसका जो उपयोग है वो बर्तन एवं मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से दोनों जो है वो गलत हैं। तो दोनों कथन असत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सत्य क्या होगा। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। ठीक है, उसे संभारिक कहते हैं। जैसे कि ऑर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम संभारिक हैं।
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। दूसरा है लोहे के संग क्षारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। तीसरा है लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो तीनों दिया गया है, तीनों कथन सत्य है। यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य कर लीजिए, कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है। वायु और नमी की उपस्थिति में लौह धातु का संक्षारण होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और जिसमें लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की भूरे रंग की परत जो है वो जम जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। दूसरा है वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तीसरा है कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है। और चौथा है प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व एथेन होता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, 2 और 3, यानी जो 2 है ये सही है और 3 नंबर जो है ये सही है। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण मौजूद होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन तथा 16% एथेन उपस्थित होती है। ठीक है, चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं ये बताना है। सिल्वर, अर्जेंटाइट, मैग्नीज, पायरोलुसाइट, टिन, कैल्कोसाइट, कॉपर, कैल्वेराइट। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। तो क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क है। ठीक है, कॉपर का अयस्क है। और सोने के जो अयस्क हैं वो हो जाएंगे कैल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट्स। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स ये सब जो हैं वो सोने के अयस्क हैं, और यहाँ पे लिखा है कॉपर का, तो ये सोने का अयस्क हो जाएगा। और टीन का जो अयस्क है ये कैसिटेराइट है। टीन का जो अयस्क है ये कैसिटेराइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 47। इसमें है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, जिंक सल्फेट, सफ़ेद कसीस, फेरस सल्फेट, हरा कसीस। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं इसका। सोडियम कार्बोनेट जो है ये हो जाएगा वाशिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट जो है ये हो जाएगा वाशिंग सोडा। एक मिनट फिर से मिलाते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है ये हो जाएगा वाशिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हो जाएगा कास्टिक सोडा। ठीक है, और सोडियम जो है जिंक सल्फेट जो है ये हो जाएगा सफ़ेद कसीस, ये हो जाएगा सफ़ेद कसीस, और फेरस सल्फेट ये हो जाएगा हरा कसीस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिलान कर लिए हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, डी हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? तो जो विल्सन रोग होता है ये तांबा की अधिकता से हो जाता है। ठीक है, तांबा की अधिकता से हो जाता है, तांबा की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में, निकिल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, सिल्वर चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 और 2, यानी लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में, निकिल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। ठीक है, बाकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम चूर्ण का निर्माण किया जाता है, सिल्वर चूर्ण का नहीं। किसका निर्माण किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का निर्माण किया जाता है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा क्रिस्टल कांच। तो शीशा क्रिस्टल कांच महंगे कांच पात्र के निर्माण में यूज होता है। और सोडा कांच जो है ये ट्यूबलाइट, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तनों के निर्माण में इसका यूज होता है। और क्राउन कांच जो है इसका यूज जो है चश्मे के लेंस के निर्माण में किया जाता है। और फ्लिंट कांच का उपयोग जो है विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंसों के निर्माण में किया जाता है। तो ये कांच जो इसमें दिए गए हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें से कई सारे, और इस पे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है? तो केबल के निर्माण में कौन से पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन जो है ये रेडियो व टेलीविज़न के निर्माण में होता है। और टेफ्लॉन का जो है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के निर्माण में। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का केबल बनाने में। और पॉलीप्रोपाइलीन का ट्यूब के निर्माण में इसका जो है यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच पर जो है लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो बताना है हमें। जल की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होने के कारण, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने में, पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, किसी पदार्थ का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है और पिटवा लोहा ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है। तो सिल्वर आयोडाइड है ये कृत्रिम वर्षा कराने में हेल्प करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। और जो यहाँ पे दूसरा है कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो वो किस में होती है? पिटवा लोहा जो है वो कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। पिटवा लोहा जो है इसमें सिल्वर कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है पिटवा लोहा में। ठीक है, इससे चादरें एवं तार बनाए जा सकते हैं। ढलवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। इसमें कह रहा है कि पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। उच्च क्वथनांक, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट गुरुत्व। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। ठीक है, तो जल जो है एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। इसी कारण से इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं। पानी की सुविलेयता का कारण इसका ध्रुवीय गुण है। द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण, अधिक होने के कारण यह आयनिक यौगिकों का भी घोल लेता है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर क्या होती है? तो ताप बढ़ाने पर विसरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही हो जाएगा। स्याही जो है एक कोलाइड है जो समांगी की तरह दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में एक विषमांगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसे सुपर हॉट मैटर भी कहा जाता है,
प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा, आकाशीय बिजली, सूर्य तथा तारों में ऑरा लाइट इत्यादि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंक्चर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता है। तो जल, एसीटोन, एल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, आयोडीन टिंक्चर यह एक प्रतिरोधी है तथा इसका निर्माण जल एवं अल्कोहल के साथ 2 से 7% आयोडीन को मिलाने से होता है। मिश्रण में आयोडीन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, इसलिए विकल्प जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेल। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं तथा अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं, जिसका आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करती है, तेल यानी कि मैल। इस प्रकार साबुन या अपमार्जक के अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। इस संरचना को मिसेली संरचना कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू रस, आमाशय रस। इसमें जो हाइड्रोजन आयन देता है ये हो जाएगा आमाशय रस। किसी विलयन के पीएच का मान जितना कम होगा उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। तो आमाशय रस का पीएच मान 1.2 होता है, 1.2 होता है। और नींबू रस का 2.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। तो इस तरीके से आमाशय रस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है कि नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु। इनका जो उपयोग है वो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, जबकि सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। इनका जो उपयोग है ये शीतलक के रूप में किया जाता है, शीतलक। ठीक है, शीतलक के रूप में किया जाता है। और बोरान तथा कैडमियम की छड़ का उपयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? तो किसकी अधिकतम है ये बताना है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम 238। यूरेनियम 238। तो अर्ध आयु क्या होता है? अर्ध आयु काल जो है वह समय जिसमें कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्धायु काल कहलाता है। तो कार्बन जो है, कार्बन 14 का जो है कितना होता है? तो 5730 वर्ष। प्लूटोनियम 239 का 24,000 वर्ष और रेडियो 226 का 1600 वर्ष होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 63 नंबर का। बाकी जो यूरेनियम है तो इसकी अर्धायु जो है वो 4.5 बिलियन वर्ष है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान सहित प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस हैं। लगभग 11 तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 64 नंबर का। हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाईहाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है भाप अंगार गैस बोलते हैं। ठीक है,
भाप अंगार गैस बोलते हैं। तो भाप अंगार गैस क्या होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन या कोक की उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर होता है। ठीक है। ईंधन गैस जो है इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन गैसों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। जिस ईंधन के दहन से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन तथा अधिक से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो वह उतना ही क्या करता है? अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। वर्तमान समय में हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन का मुख्य उदाहरण है। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी कम होगी उसके दहन से उतनी ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और वह अधिक स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आएगा। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपादप कहते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, शैलोद्भिद कहते हैं, अतः कथन एक सत्य हो जाएगा। परंतु लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं, ना कि अधिपादप कहते हैं। तो अधिपादप क्या होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों की सतहों पर उगते हैं। वे अन्य पौधों की सतहों पर बढ़ते हैं ताकि उन्हें सूर्य के प्रकाश का आश्रय और अनावरण मिले और प्रकाश संश्लेषण कर सकें। तो अधिपादप का उदाहरण क्या है? आर्किड है। आर्किड जो है वो अधिपादप का उदाहरण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होते हैं। मलेरिया के लिए मादा एनीफिलीज मच्छर जिम्मेदार होते हैं। केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी के सभी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे दिया गया है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का। इसमें गलत युग्म की पहचान करना है, गलत युग्म का पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। मत्स्य वर्ग एक तरफ प्राणी है, एक तरफ हृदय में कक्षों की संख्या बताना है कि किसके हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग में 2, मगरमच्छ में 3, तिलचट्टा में 13, पक्षी वर्ग में 4। तो इसका आंसर जो है गलत युग्म बताना है ना, तो ये हो जाएगा मगरमच्छ में 3। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मगरमच्छ में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं, जबकि यह एक सरीसृप है और सरीसृप में 3 कक्ष पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरीसृप में 3 कक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उभयचरों में भी 3 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं और केंचुए में भी 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। बाकी मत्स्य वर्ग में 2, तिलचट्टा में 14, तिलचट्टा में 13, पक्षी में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 69। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की पहचान करना है। पादप कोशिकाओं में केंद्र में मौजूद होता है। मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पत्तियों को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो बताना है कि कौन सा जो है असत्य कथन है। तो 1, 2, 3 तीनों जो है असत्य कथन है, क्योंकि पादप कोशिका में केंद्र से थोड़ा हटकर स्थित होता है, केंद्र में नहीं होता है, केंद्र से थोड़ा हटकर होता है। जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में मौजूद होता है। और मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, न कि पौधों में पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं, जबकि पर्णहरिम क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इस प्रकार तीनों कथन असत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर 23 जोड़ी लिखता तो ये सही हो जाता। ठीक है, 23 गुणसूत्र नहीं, 23 जोड़ी लिखता तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है अंतःश्वास इनहेल के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। उच्च श्वास एक्सहेल के दौरान 78% नाइट्रोजन निकाली जाती है। उच्च श्वास यानी एक्सहेल के दौरान 16 to 17% ऑक्सीजन निकाली जाती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है अंतःश्वास के दौरान 78% और उच्च श्वास के दौरान यानी एक्सहेल के दौरान 78% निकाली जाती है। और ऑक्सीजन 21% अंतःश्वास के दौरान और 16 से 17% उच्च श्वास के दौरान। तो इस तरीके से तीनों जो है बिल्कुल सही कथन है। तो ये थे 70 क्वेश्चन। बाकी जो 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सेकंड पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे करा दिया गया है, आप वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज करा दी गई है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को भी करा दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक जो है पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।